चलो, कैसे हो बच्चा लोग। इससे पहले हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। अप्रॉक्स 236 क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है। अब हम लोग लेक्चर चालू करेंगे जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स को डील करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर की एक खास बात यह रहेगी कि हम सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स इंडिकेट नहीं करेंगे, हम रीजनिंग भी करेंगे कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। समझ गए इस चीज को। अच्छा सर, क्या एग्जाम में हम लोग को रीजनिंग डालना है? आंसर इज नो। सीएमए इंटर में आपको रीजनिंग नहीं देना है, ठीक है ना, तो नेगेटिव मार्क्स भी है, ठीक है। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स लिख के आना, लेकिन आपकी जानकारी के लिए पता तो होना चाहिए भाई क्यों सही है क्यों गलत है। समझ गए इस चीज को। चलिए चालू करते हैं। इन एन अग्रीमेंट टू सेल, the buyer is entitled to recover the same from the official liquidator in case of the insolvency of the seller। क्या बोलना चाह रहा है? अग्रीमेंट टू सेल का केस होता है, ठीक है। उसमें बायर है वो इंटाइटल है रिकवर करने के लिए इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर फ्रॉम द ऑफिशियल लिक्विडेटर। मतलब क्या ये केस अग्रीमेंट टू सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल का है? मैं बेसिक बताता हूं। क्या कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है? सर अग्रीमेंट टू सेल सर फ्यूचर वाला होता है, याद करो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टिंग गुड्स का होता है। यस देखो, जहां पर आपका गुड्स एग्जिस्टिंग है, प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है, तो इस केस में अगर इंसॉल्वेंसी होता है सेलर का तब आप रिकवर कर सकते हैं, बट नॉट इन अ केस ऑफ द अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल में अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, आपने ऑर्डर दिया है, प्रॉपर्टी पोजीशन अभी तक सेलर के पास है। समझिए, गुड्स बना ही नहीं है भाई अभी तक। समझे कि नहीं इस चीज को। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू एंड की फॉल्स है? यस, स्टेटमेंट यहां पर आपका फॉल्स है। गॉट माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। द टर्म employed person includes the legal representative of a deceased employed person। एम्प्लॉयड पर्सन के डेफिनेशन में जो टर्म है, क्या उसमें इंक्लूड करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज एम्प्लॉयड पर्सन? आंसर इज यस। यस, एम्प्लॉयड पर्सन में जो बेनिफिट जो एम्प्लॉयड पर्सन को मिलने वाला है वो बेनिफिट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी मिलेगा। समझ गए इस चीज को। द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है, ठीक है। पेमेंट ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 applies to every shop and establishment employing 7 or more person। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, अप्लाई होता है हर शॉप और स्टेब्लिशमेंट में जो इंप्लॉय करते हैं 7 और मोर पर्सन। बताओ भाई ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स है। क्यों बताऊं? 10 से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कहां से होता है? 10 या उससे ज्यादा। तो यहां पर 7 नहीं है, 7 और मोर नहीं, अगर 10 या उससे ज्यादा अगर इंप्लॉय करते हैं उसमें अप्लाई होगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है। तो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। गॉट माय पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 10 और उससे ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, एनी मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस वुड अट्रैक्ट द लायबिलिटी ऑफ द इश्यूअर। बताओ भाई सही है कि गलत है? कोई भी अगर मिस स्टेटमेंट देते हैं प्रोस्पेक्टस में, क्या वो इश्यूअर की लायबिलिटी आती है? आंसर इज यस। यस सर, ये एमसीक्यू में भी हुआ था डील। एक चीज ध्यान से सुनना, कभी ट्रू एंड फॉल्स में देगा, कभी एमसीक्यू में देगा, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में देगा। क्वेश्चंस घूमते ही रहते हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा सॉल्व करके। तो सर करेक्ट आंसर क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? यस, ये आंसर आपका ट्रू है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मिस स्टेटमेंट आता है प्रोस्पेक्टर का तो इश्यूअर का आता है। सर उसमें भी कुछ कुछ होता है, सर क्रिमिनल होता है, सिविल लायबिलिटी, हाँ वही वाली बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और केजन इज अ पॉपुलर थीम। देखो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और केजन एक कॉस्टिंग का टाइप है, ठीक है। ये दोनों ना पॉपुलर थीम होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने के लिए। समझ गए इस चीज को। द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर ट्रू, ठीक है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और केजन है आपका पॉपुलर थीम कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, द बायर ऑफ द गुड्स is not bound to accept the delivery of the goods by installment unless otherwise it is agreed। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? बायर ऑफ द गुड्स है वो नहीं लेगा इंस्टॉलमेंट में जब तक एग्री नहीं करता। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ सर स्टेटमेंट सही है। जब तक दोनों एग्री नहीं करते कि हम इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में एक्सेप्ट करता हूं, बायर नहीं बोल दिया कि मुझे इंस्टॉलमेंट डिलीवरी चाहिए या तो एग्री करता है, तब तक सेलर उसको नहीं दे सकता इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। समझ गए इस चीज को। सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। गॉट माय पॉइंट, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक। अ वुमन एम्प्लॉय में बी अलाउड टू वर्क बिटवीन 6 PM to 6 AM। सर ये क्या बोल रहा है? सर वुमन एम्प्लॉय को आप वर्क करने दोगे शाम के 6 से सुबह 6 बजे तक, रात भर काम करने के लिए अलाउ करोगे? कोई भी सेंस में नहीं होता है चीज, पता है। आंसर इज फॉल्स। लेकिन करेक्ट आंसर भी जान लो, ठीक है। 6 AM to 6 AM टू आपका है 7 PM, ठीक है। 6 AM to 7 PM के बीच में आप चाहे तो उसको वर्क करा सकते हो। समझ गए इस चीज को, ठीक।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द एम्प्लॉयर कैन नॉट रिड्यूस minimum wages of the employee to avoid his liabilities under the employees provident fund and miscellaneous provision act। बताइए क्या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के वेजेस को रिड्यूस कर सकता है क्या अपने लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ईपीएफ का? सर ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सैलरी को कम कर देगा ताकि मैं ईपीएफ में ना आऊं तो गलत बात है, ठीक है। तो मतलब इंप्लॉयर कैन नॉट रिड्यूस, यस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंप्लॉयर रिड्यूस नहीं कर सकता, तो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ गए? द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज व्हाट? इट्स ट्रू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडिंग कमिटी अंडर ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन। सर जो ईएसआई एक्ट में जो स्टैंडिंग कमिटी बनता है, ठीक है, क्या उसमें 3 मेंबर्स रहते हैं ऑफ द कॉर्पोरेशन को? जो कॉर्पोरेशन के क्या 3 मेंबर्स रहते हैं? ये आंसर इज करेक्ट, ट्रू। हाँ भाई उसमें 3 मेंबर रहते हैं। समझ गए इस चीज को? चलो आगे बढ़ते हैं। अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस, मतलब अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग अ शॉर्टर नोटिस if consent is given in writing by not less than 50% of member entitled to vote at a such meeting। क्या बोल रहा है? जनरल मीटिंग भाई शॉर्टर नोटिस से बुला सकते हो, ठीक है, लेकिन रिटर्न में देना चाहिए कम से कम 50% ऑफ द मेंबर हु इज इंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग। करेक्ट है? बताओ सर, अगर यहां ना 95 लिखा होता ना तो मैं करेक्ट मानता। अगर यहां 95 लिखा होता ना तो मैं करेक्ट मानता। नहीं लिखा है भाई, कितना लिखा है? 50। दो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ इस चीज को भाई? 95% मेरे को चाहिए रहता है कंसेंट शॉर्ट टर्म नोटिस के लिए। गॉट माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें कुछ मैं बताऊं, बिल ऑफ एक्सचेंज मेनली 3 प्रकार के होते हैं भाई, चेक, ठीक है, चेक और बताओ सर चेक क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है क्या? बताओ इस चीज को। इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंट्राडिक्ट मार सकते हो, बताओ। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो इसका आंसर जनरली यहां पर फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोल सकते, ठीक है। बट एक दूसरे टर्म्स में अगर आप देखेंगे ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर चेक आ जाता है ब्रॉडर टर्म्स के अंदर, बट यहां पर आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि चेक इज नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ गए इस चीज को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि जो LLP है वो भाई हाइब्रिड वर्जन है, कितना? पार्टनरशिप का और कंपनी का, ठीक है। पार्टनरशिप का क्या लाता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, ठीक है, और कंपनी से क्या आता है? सेपरेट लीगल एंटिटी उठा के लाता है। दोनों मिलकर क्या बनते हैं? LLP बनते हैं, ठीक है। तो LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, LLP अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक। ग्रेचुइटी इज अ लम सम पेबल ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द पास्ट सर्विस रेंडर बाय द एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है कि जो ग्रेचुइटी है आपका, ये लम सम पेबल होगा पास्ट सर्विस रेंडर बाय द एम्प्लॉय। यस सर, वही तो ग्रेचुइटी होता है ना भाई। तुम काम कर लो, मिनिमम 5 साल देते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लॉज होते हैं। तुम काम कर लो, पास्ट जो सर्विस है उसके बिहाफ में तुमको लम सम में ग्रेचुइटी पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इट वाज, द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। A dismissed employee restated with back wages is entitled to bonus। अब बताओ भाई, जो dismissed employee है, समझ रहे इस चीज को, जो आपका dismissed employee है, restated with back wages is entitled to bonus, मतलब बोलने का मतलब पहले निकाल दिए एम्प्लॉय को बाहर, उसको वापस बुला लिए, तो क्या उसको बोनस मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सर? जरूर मिलेगा। अब तो वो एम्प्लॉय हुआ ना, पहले नहीं था, अब तो है ना, ठीक। A promissory note must be conditional। सर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हम तो पढ़े थे सर कि promissory note must be unconditional होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। 2 person agreed to produce a film and share the profit of hiring it out। It is not held to be sufficient to constitute a partnership। देखो क्या बोलते हैं, 2 person लोग एग्री करते हैं, हम फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे। इट इज नॉट हेल्ड टू बी सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप। आप ही बताइए, पार्टनरशिप के ट्रू टेस्ट में क्या क्या होता है? 2 और मोर पार्टीज। सर 2 पार्टी दिख रहे हैं मेरे को। एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। यस, दे हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। सर म्यूचुअल एजेंसी है क्या? हाँ म्यूचुअल एजेंसी है, दोनों साथ में मिलकर फिल्म बना रहे हैं।
तो क्या इतना सफिशिएंट नहीं है तुम लोग को पार्टनरशिप बनाने के लिए? करेक्ट आंसर हाँ, सफिशिएंट है चीज। समझ गए इस चीज को? इतने में आप पार्टनरशिप बना सकते हो। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर फॉल्स, क्योंकि नॉट लिखा हुआ। समझ गए इस चीज को? चलो आगे बढ़ते हैं। एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वेयर बाय एन एम्प्लॉय आइदर relinquishes or reduces his right to minimum wages or any privileges or concession is allowed under minimum wages act। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है पता है? कि कोई कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है? तो क्या जो एम्प्लॉयर है या तो एम्प्लॉय है, क्या अपना मिनिमम वेजेस को कम कर सकता है? नहीं कर सकता। ये अथॉरिटी सिर्फ गवर्नमेंट को दिया गया कि मिनिमम वेजेस कितना रखा गया है, ठीक है? सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ इस चीज को? चलो आगे बढ़ते। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 a red herring prospectus shall carry the same obligation as are applicable to the prospectus, and any variation between the red herring prospectus and a prospectus shall be highlighted as a variation in the prospectus। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ना, उसका सेम ऑब्लिगेशन रहता है जैसा कि प्रोस्पेक्टस रहता है। हाँ सर, रहता तो है। हम तो पढ़े थे कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, जब ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस हो जाएगा तो भाई जैसा प्रोस्पेक्टस था वैसा बन जाएगा, ठीक है? और कोई भी अगर वेरिएशन होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, उसको आपको वेरिएशन को हाईलाइट करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में। हाँ सर, स्टेटमेंट तो सही है सर, तो क्या होगा? ये ट्रू होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एथिक्स ऑल्सो नोन एज मोरल फिलोसफी, इट इज अ नॉट ब्रांच ऑफ फिलोसफी। सर गड़बड़ है, गड़बड़ है। एथिक्स है ना, वो मोरल फिलोसफी चलो बोल दो, लेकिन ना वो ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। चीज को समझो, मोरल फिलोसफी छोड़ दो, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। भाई आपके एथिक्स क्या पहले पैराग्राफ का दूसरा तीसरा लाइन है ये, जिसमें लिखा गया है ये चीज, ठीक है, कि वो ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, ठीक है? सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझे कि नहीं इस चीज को? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। According to the Payment of Wages Act 1936, other deduction cannot be more than 50% of the wages। देखो भाई, अदर डिडक्शन है ना वो 75% है, ठीक है? 75% ज्यादा नहीं हो सकता। सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज व्हाट? प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है? ये आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स कहलाएगा, ठीक। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शुड हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ INR 1 लाख। सर क्या LLP में कुछ मिनिमम कैपिटल का कॉन्सेप्ट है? आंसर इज नो, जीरो। कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है, कोई मिनिमम नहीं है। तो सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर कैन बी गिवन परमानेंट अपॉइंटमेंट इन द कंपनी। सर 2/3 तो सुना लग रहा है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं था सर, वो रोटेशन था शायद। सही बोल रहा हूं, समझ गए इस चीज को? 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, ठीक है, वो रोटेट होते हैं, ठीक है? एंड आउट ऑफ द रोटेशन 1/3 सेल बी रिटायर बाय द रोटेशन। याद है कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो क्या होगा? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है? ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स कहलाएगा। समझ गए इस चीज को? ठीक। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। बताओ भाई, ऐसा कुछ होता है क्या? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। मेरे को जहां तक पता है कि जितने भी एग्रीमेंट हैं, ठीक है, जितने भी एग्रीमेंट है आगे जाके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे पहले वो एग्रीमेंट होने चाहिए, ठीक है? ये चीज था तुम लोग का, ठीक है? तो यहां पर होगा ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो सर स्टेटमेंट फॉल्स है क्या? हाँ भाई फॉल्स स्टेटमेंट। समझ इस चीज को? मतलब देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एग्रीमेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट ही बने। भाई सोशल वाला है, कहां से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? लीगल रिलेशनशिप आएगा ही नहीं। तो समझ गए इस चीज को? ठीक। क्वेश्चन नंबर 24। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 2 पार्टीज आर नेसेसरी। बताओ भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 2 पार्टी चाहिए थे कि 3 पार्टी चाहिए थे? सर 3 पार्टी चाहिए थे। तो सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। यस, डिलीवरी मतलब क्या होता है? ध्यान रखेंगे, ये वर्ड आपको क्रैक करना है। वॉलंटरी ट्रांसफर, कल क्रेट में क्वेश्चन में कुछ कंपलसरी ट्रांसफर भी आ गया, वो भी नहीं होगा डिलीवरी। जरूरी नहीं है तुम एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान भी रखते हो किसी भी पर्पज से, तो वो डिलीवरी कहलाएगा। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है? डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है? सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है? सर क्वेश्चन नंबर 26।
शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर द सिनोनिम्स। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर सेम होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ध्यान सुनना। शेयर होल्डर्स आर द इक्विटी होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, बट स्टेक होल्डर्स इंक्लूड द शेयर होल्डर्स। ठीक है, स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है कंपनी में। ठीक है, कौन सा क्रेडिटर भी हो सकता है, डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या दोनों सिनोनिम्स हुए? नो भाई नो, प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स, दोनों आपके सिनोनिम्स नहीं हो सकते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 सुनो। एथिक्स एंड लॉ हैव द सेम पर्पस। देखो एथिक्स अलग बात करता है, लॉ अलग बात करता है, दोनों का पर्पस सेम है। क्या है? रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन भी नहीं बोल सकते, मतलब दोनों का पर्पस सेम है कि काम को अच्छे से बैठाना। ठीक है, सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आउट ऑफ सिलेबस, अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, इसको हटा देंगे। द रजिस्टर्ड ऑफिस शेल बी ओपन विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सर कुछ तो है इसमें, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। द रजिस्टर्ड ऑफिस सेल बी ओपन विद इन, सर 15 दिन नहीं था, 30 दिन था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 3। तो सर जो स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स है? भाई फॉल्स है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ 30 दिन लगता है। समझिए इस चीज को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, वेयर अ बिल इज ड्रॉन इन सेट द एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड टू पुट ऑन ऑल सेट सेपरेटली। नहीं भाई, अगर बिल ड्रॉन सेपरेट सेट्स में हुआ है तो उसका पहला वाला जो रहता है उसको आपको रिटर्न में लेना पड़ता है, फिर बाकी सब एक्सेप्टेंस मान ले जाता है। सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज श्योरली फॉल्स। ठीक है, समझिए इस चीज को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, बिजनेस एथिक इज नॉट एज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस गुड एथिकल बिहेवियर। फॉल्स है सर, एथिक्स को गुड एथिकल बिहेवियर के लिए तो माना जाता है, कैसे बोल दोगे इसको? ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 32 आता है, चेक इज प्रोमिसरी नोट। सर देख के मैं फॉल्स बोल सकता हूं, हाँ भाई फॉल्स है। ठीक, where the transfer of property in goods is to take place at a future date or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called as sales। एक बात बताओ, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाले हो फ्यूचर डेट में और कुछ कंडीशन है, कंडीशन को फुलफिल करोगे तब ट्रांसफर करो, क्या उसको सेल बोलते हैं? ना सर, उसको अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। समझिए इस चीज को। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? भाई ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है। समझिए इस चीज को। क्यों? क्योंकि भाई ये अग्रीमेंट टू सेल है, सेल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं। इस चीज को समझे कि नहीं समझे इस चीज को? ठीक, बोनस इज अ लम सम, बोनस इज अ लम सम पेबल ऑन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस रेंडर बाय द एम्प्लॉय। बोनस को क्या लम सम तुम पे करते हो जब वो ऑफिस छोड़ता है, रेजिग्नेशन होता है पास्ट सर्विस के लिए? ना ना, बोनस को नहीं, ग्रेचुइटी को करते हो तुम। समझ गए इस चीज को? सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इन केस ऑफ द अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट where the registered office is being shifted shall issue a fresh certificate of incorporation। the provided statement true, statement is true। क्यों बताऊं? देखो अब मेमोरेंडम में अल्टरेशन किए, जैसे कि आप किए, उसमें एक होता है प्लेस, मेमोरेंडम में क्लॉज होता है प्लेस। आप छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में शिफ्ट किए, ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ वाला है वो आपका सर्टिफिकेट सरेंडर मारेगा, और जो नया उड़ीसा वाला है आरओसी वो आपको नया फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो क्या बोलते हैं? चेंजेस शिफ्टिंग इन अ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। याद आया पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। करेंसी नोट बीइंग अ प्रोमिसरी नोट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब बताओ क्या जो करेंसी नोट है, ठीक है, क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? ठीक है, देखो आंसर इज फॉल्स। मैं समझ इस चीज को, लेकिन देखो करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट होगा कि नहीं क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं, वो भी गवर्नर ऑफ आरबीआई से साइन रहता है। क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, समझ गए इस चीज को? तो ये अलग से एक्सेप्शन है, करेंसी नोट को प्रोमिसरी नोट के कैटेगरी में नहीं लाओगे, क्यों? नॉर्मल एक्सचेंजेबल है ना। समझ गए इस चीज को? प्रोमिसरी नोट है वो जो रुपीस को सब्स्टिट्यूट करता है। मैंने प्रोमिसरी नोट किया कि भाई आज मैं तुमको पैसा नहीं दे पाऊंगा, बाद में दूंगा, अब मैं पैसा ही दे दो, कहे का नोट थोड़ी ना, वो तो करेंसी ही हो गया ना। समझ गए उस चीज को? ठीक। अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू अपॉन इट। बताओ क्या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकता है क्या? आंसर इज नो सर, प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोलता है। यस, ठीक है, समझ गए इस चीज को? देखो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट यहां पास केस नहीं कर सकता, सो योर प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बात होता है। ठीक। व्हेन द इफेक्टेड पार्टी treats breach of condition as a breach of warranty, he cannot repudiate the contract but claims the damage only। देखो दो कॉन्सेप्ट होता है आपका, ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ कंडीशन आपका ऊपर होता है, ब्रीच ऑफ वारंटी नीचे होता है। क्यों सर? कंडीशन में ना मैं चाहे तो
रेप्यूडिएट भी कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे तो क्लेम भी कर सकता हूँ। वारंटी में सिर्फ और सिर्फ क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन चीज ध्यान रखना कि अगर जिस टाइम पे मैंने इलेक्ट कर लिया कि नहीं अब मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करूंगा, तो मेरे पास अधिकार नहीं रहेगा कि मैं रेप्यूडिएट करूं कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है। सो योर प्रोवाइडेड आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, इफ देयर इज अ कस्टम दैट द पर्टिकुलर ट्रेड दैट द रिस्क डज नॉट पास विद द प्रॉपर्टी, इन सच केस द रिस्क विल पास विद द प्रॉपर्टी। देखो जनरली ना रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। लेकिन अगर कस्टम में ऐसा चल रहा है कि पर्टिकुलर ट्रेड है कोई ऐसा, ठीक है, जिसमें रिस्क ना प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर नहीं होता, तो क्या उस केस में भी प्रॉपर्टी के साथ रिस्क ट्रांसफर होगा? जनरली बताइए, द आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेप्शन था कि जो कस्टम में चल रहा है ना वो चलेगा। समझ गए इस चीज को? ठीक, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट एन LLP कैन बी रिवाइव्ड एंड rehabilitated, it may be direct that action of revival and rehabilitation may be taken. Yes, answer is true. भाई ट्रिब्यूनल कुछ भी कर सकता है। ठीक, the expression preferential offers means an issue of share or other security by a company to selected group of person, selected person or group of person on a preferential basis. सर यहां तक तो सब ठीक लग रहा है। And include shares or other security offered through public issue. सर अगर अपन पब्लिक ही इशू कर दिए तो काहे का प्रेफरेंशियल ऑफर? देखो ध्यान सुनना, प्रेफरेंशियल ऑफर मतलब आपका क्या होता है कि आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को आप देते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देते हैं, उसी को आप क्या बोला जाता है? प्रेफरेंशियल ऑफर। पब्लिक को नहीं बोला जाता। ठीक है, सो योर प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, समझ गए इस चीज को? ठीक, रूल 12(6)(b provides that the company shall have freedom to specify the lock-in period for the share issued pursuant to exercise such option. हाँ भाई, उसके पास फ्रीडम रहता है, लॉक इन पीरियड को स्पेसिफाई कर सकता है। सो योर प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। The company shall not convert its existing equity share capital with voting rights into equity share capital carrying differential voting rights and vice versa. देखो यहाँ पास ना आंसर ना एक स्टेटमेंट में क्या है पता है? करेक्ट है, कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन तामझाम करने के बाद कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर क्या होता है? नहीं कर सकता। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ गए इस चीज को? तो जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। ठीक, इफ मोर देन 150 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, अ कैंटीन और कैंटीन शेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द ऑक्यूपायर। हमको पता है कि ऑक्यूपायर कौन होता है सर? वो जिसका ना अल्टीमेट कंट्रोल रहता है अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री में, ऑक्यूपायर होता है, वही कंट्रोल करता है। लेकिन क्या 150 वर्कर या तो 150 वर्कर से अगर ज्यादा होंगे तब कैंटीन बनाना जरूरी है? नहीं सर, 250 वर्कर्स अगर उससे ज्यादा इंप्लॉय होते हैं तभी आपको क्या होना पड़ता है? कैंटीन बनाना पड़ता है। सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ इस चीज को? ठीक है, एथिक्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। हाँ भाई, ह्यूमन के लिए ना, एनिमल के लिए थोड़ी ना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर द डिलीवरी। हाँ भाई, ये आपके डिलीवरी में पहला लाइन लिखा हुआ है कि जो सेलर है वो तभी डिलीवरी करेगा जब बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए। हाँ, इसमें था कि अनलेस एंड अदरवाइज एग्रीड, और पॉइंट अलग से लिखा हुआ था। ठीक है, सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, अब आगे बात करते हैं। द पार्टनर ऑफ LLP may remove an auditor from office at any time by following the procedure as laid down in the LLP agreement. ठीक है भाई, आपके LLP एग्रीमेंट जो बोला गया है, ऑडिटर को आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कुछ गलत काम कर रहे हैं भाई, फ्रॉड करने, ऑडिटर ही फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है पैसा ऐसा लेके, तो उस केस में भी प्रोसीजर फॉलो करके उसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड बाय द सर्टिफाइंग सर्जन shall be valid for period of 24 months from the date of thereof. बात बताइए कि जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देता है कौन? सर्टिफाइंग सर्जन। कितने मंथ के लिए वैलिड होता है? 24 की 12 सर 12, तो क्या हुआ? 12 मंथ के लिए रहता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स। ठीक है, द ई वोटिंग शेल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days। ठीक है, द ई वोटिंग शेल ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days and shall close at 5 PM on the date of preceding the date of the general voting। सर ये मीटिंग चैप्टर का ना ई वोटिंग का बात चल रहा है। ठीक है, जो ई वोटिंग रहता है कम से कम 3 दिन पहले तक ओपन रहना चाहिए और 5 बजे ठीक है प्रीसीडिंग डे ऑफ जनरल मीटिंग में बंद हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ भाई, आपका स्टेटमेंट यहाँ पास करेक्ट है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, भटक सकते हो इसमें। The term ethics derived from the French word ethos, which means character.
हाँ सर, एथिक्स जो वर्ड है ना वो एथोस वर्ड से ही आता है, उसका मतलब करेक्टर ही होता है। लेकिन सर वो फ्रेंच से नहीं, लैटिन वर्ड से आया है, यहां तो लिखा है फ्रेंच, तो इसको करोगे फ्रेंच फ्राइज और कर दो भाई फॉल्स। समझ गए इस चीज को? समझ गए इस चीज को? एक चीज ध्यान से सुनना कि जो जो लैटिन वर्ड है ना वो मतलब जो आपका मीनिंग होता है डिराइव, वो सब लैटिन वर्ड से आते हैं, फ्रेंच से नहीं आता। ठीक है, चलो। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट कंटिन्यूज आफ्टर द डेथ ऑफ आइदर द बेलर और द बेली। ठीक है, जब का जो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट रहता है ना, ठीक है, एक बेलमेंट के प्रकार होता है, क्या वो बेलर और बेली की डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहेगा? आंसर इज फॉल्स भाई, नहीं रहता कंटिन्यू। ठीक है, अ होल्डर इज नॉट हैविंग राइट टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस्ट बिल बिफोर इट इज ओवर ड्यू। नहीं भाई, देखो जो होल्डर है ना डुप्लीकेट करा सकता है बिल को, इसमें उसमें कोई इशू नहीं है उसको। समझ गए इस चीज को? वो करा सकता है। तो सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फाइन में बी रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयड पर्सन बाय इंस्टॉलमेंट। बताइए भाई, ठीक है, क्या फाइन को आप रिकवर कर सकते हैं? फाइन में भी रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉयड पर्सन बाय इंस्टॉलमेंट। देखो इंस्टॉलमेंट में तुम रिकवरी नहीं कर सकते। ठीक है, पहला तो स्टेटमेंट फॉल्स है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप सबसे कर सकते हैं, लेकिन 15 साल से नीचे वाले एम्प्लॉय से नहीं कर सकते। पढ़े हो उधर? ठीक। शेयर सर्टिफिकेट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर कहाँ है शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? याद करो एक एमसीक्यू में पूछा गया था कि हु अमॉन्ग दिस व्हाट हु इज नॉट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक और एक ऑप्शन था शेयर सर्टिफिकेट। तो आपको शेयर सर्टिफिकेट टिक करना था वहां। मतलब ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यू में बार बार इधर उधर घुमा रहे हैं। ठीक। The businessmen who do not follow business ethics will have the short term success, but they will fail in a long run. एक बात बताओ, जो बिजनेसमैन है बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे, मतलब पैसा ही कमा जा रहा है भाई, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म सक्सेस करेगा, पता है लॉन्ग टर्म में फेल हो जाएगा, गारंटीड फेल हो जाएगा भाई। सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा उसको, वरना सोसाइटी वाले उसको भाव नहीं देंगे। समझ इस चीज को? सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। Goods to be manufactured and produced or acquired by the seller after making the contract of the sale are the called future goods. बताओ भाई, मतलब ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या एक्वायर होते हैं सेलर से आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्यों फ्यूचर गुड्स बोलते हैं? हाँ सर, उसको फ्यूचर गुड्स ही बोलते हैं। ठीक दोस्तों, प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। द फर्स्ट इंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द बैंकर। सर एमसीक्यू में भी पढ़े थे सर, पे ही करता है, पेयर और पे का मैंने रिलेशन अच्छे से बताया है आपको। ठीक है, सो द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। Payment of gratuity Act 1972 applies to every shop and establishment employing 7 or more persons. सर फॉल्स है, आप 10 बताए थे। ठीक है, इन केस ऑफ ई वोटिंग नोटिस शेल बी सेंट एज अटैचमेंट इन वर्ड फाइल। बताओ वर्ड फाइल में जाता है क्या? याद करो एमसीक्यू को शुरू के बाद, एमसीक्यू में भी पढ़े थे, ऑप्शन आया था वर्ड फाइल, एक्सेस फाइल, एक्सेल फाइल और पीडीएफ फाइल। 4 ऑप्शन थे, किसको टिक किए थे? पीडीएफ को किए थे। तो जो ई वोटिंग है अटैचमेंट ऑफ पीडीएफ फाइल में ही जाएगा। क्यों 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 बताओ? क्योंकि वो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल इज वॉइड। बताओ जो एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है क्या उसको वॉइड बोलते हो क्या? शुरू से ही वॉइड हो जाता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 61। इन केस ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर द प्रोविजन ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर विल बी एप्लीकेबल टू सच एक्सपल्ड पार्टनर। देखो अगर किसी पार्टनर को बाहर निकाल दिया, ठीक है, एक्सपल्ड कर दिया, तो रिटायरिंग पार्टनर का प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ को छोड़ के बाकी सब उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। सिकनेस बेनिफिट इज पेड अप टू मैक्सिमम डे ऑफ 60 डेज इन अ ईयर। जो सिकनेस डे रहता है ना वो साल भर में 60 दिन, मैक्सिमम 60 दिन तक ही पेमेंट होता है। तो क्या 60 दिन तक होता है क्या? नो, आंसर इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पास 91 डेज का प्रोविजन है, 91 डेज रहता है मैक्सिमम। ठीक है, सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A whole time director in the whole time employment of the company is called whole time director। पूछ रहे हैं कि वो डायरेक्टर जो होल टाइम काम करता है उसको होल टाइम डायरेक्टर बोलते। सर नाम से ही समझ आ रहा है सर, ट्रू है। हाँ भाई ट्रू है। ठीक, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम इज रिकवरेबल व्हेन एम्प्लॉइज क्रॉसेस 50 इयर्स ऑफ एज। देखो 58 साल के बाद जब होता है तो उसके बाद उसको बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। मैंने बोला बेनिफिट, रिकवरी नहीं बोला मैंने। 58 साल का तो रिकवरी नहीं मारेगा, बेनिफिट लेना चालू कर सकता है। ठीक है, सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ड्यू टू रिकवरी। समझ इस चीज को? ठीक। अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस मींस द क्रॉस प्रॉमिस। मतलब वादे के बदले वादा को क्या क्रॉस ऑफर, क्रॉस प्रॉमिस बोलते हो क्या? बताओ, क्रॉस प्रॉमिस बोलते थे। वो क्रॉस क्या होता है जनरली कि क्रॉस प्रॉमिस मतलब होता है कि मुझे सामने वाले का नहीं पता लेकिन और वो सेम चीज कर रहा है और मैंने भी वो वादा कर दिया।
मतलब दे बोथ इग्नोर द प्रॉमिस ऑफ द ईच अदर एंड बोथ प्रॉमिस आर सेम, उसको आप क्रॉस प्रॉमिस बोलते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं बोलते। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। Section 65 provides that the central government shall appoint one or more inspector to investigate the affair of the LLP। नहीं, ये प्रोविजन है ना फैक्ट्रीज का, ठीक है। Whereas the section 65 provide the winding up of the LLP, ठीक है। सेक्शन 65 वाइंडिंग ऑफ द एलएलपी बताता है, ऐसा कोई प्रोविजन वहां नहीं दिया गया, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम शेल बी डीम्ड टू बी द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। देखो इंफॉर्मेशन जो मेमोरेंडम रहता है उसको आप रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस नहीं, आप उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हो, समझ गए इस चीज को, ओनली प्रोस्पेक्टस, ठीक है, आप उसको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस नहीं बोलते। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। A holder of depository receipt may become a member of the company। Yes, जो holder of the depository है वो member बन सकता है। So provided statement is your true। Value chain as a strategic framework for analysis of the competitive advantage was promoted by the Peter Drucker। देखो वैल्यू चेन एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एनालिसिस करता है। हाँ सर होता है, लेकिन इसको प्रमोट कौन किया था? पीटर ड्रकर किया था कि उसको माइकल पॉटर किया था? क्वेश्चन ये एमसीक्यू में आपका आया था, बताइए कौन किया था? सर माइकल पॉटर ने किया था। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ इस चीज को? तो भाई हमारा 69-70 अप्रॉक्स इतना हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स खत्म होता है। समझ गए होंगे? देखो एक चीज तुमको ये क्रैक करना है कि इंस्टीट्यूट ना बार बार ना कभी जो आपका एमसीक्यू है उसको ट्रू एंड फॉल्स बना देता है, कभी ट्रू एंड फॉल्स को एमसीक्यू बना देता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी कन्वर्ट कर देता है। मैच द फॉलोइंग तो भाई ऐसी है, 2 ठो आ गया 3 ऐसे आ जाएगा तुम लोग। समझ गए इस चीज को? इस वीडियो को अच्छे से देखो, जो आपके एमसीक्यू हैं और जो आपके ट्रू एंड फॉल्स का भी जो वीडियो डाल रहे हैं इसको भाई बार बार सुनो, तुम लोग बार बार सुनो, चाहे 2x 1.5x पे सुनो, खाना खा रहे हो, वॉक कर रहे हो, खाली टाइम है, पढ़ने का मन नहीं करता, इसको सुनो, बहुत बेनिफिट रहेगा भाई, बहुत बेनिफिट रहेगा। 25 नंबर का तुम लोग का आता है ऐसा ऑब्जेक्टिव भाई, 25 में तुम लोग अगर 20 नंबर भी स्कोर कर लोगे तो कितना बेनिफिट है, सोचो इस चीज को। फिर आगे भी 20 लाना है, फिर 20 और लाना है बस पासिंग के लिए, आपको एग्जामिशन और 85+ का टारगेट में यही पहुंचाएगा। समझ इस चीज को? चलो अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ और डाउट होता है तो जरूर पूछिए, ठीक है।